हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 77 यानी कि 77वां टेस्ट पेपर है। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, consider the following statement with reference to provision of Indian Council Act of 1909 regarding the Imperial Legislative Council। दो स्टेटमेंट है। पहला है, the act increase the power of the member to ask question, यानी कि जो मेंबर्स है पार्लियामेंट के, मतलब जो मेंबर्स थे उस समय, मतलब आज़ादी से पहले, तो उनको सवाल पूछने का अधिकार दिया गया था। और सेकंड है, वोटिंग ऑन अ सेपरेट बजट आइटम्स वाज अलाउड बाय द एक्ट, और सेपरेट एक कोई बजट आइटम हो तो उस पर वोट करने का भी अधिकार इस एक्ट के अंदर यानी इस कानून के अंदर दिया गया था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों ही सही है। एक्सप्लेनेशन दिया है कि दोनों यानी कि सेंटर और प्रोविंसेस, जो आजकल स्टेट जिनको बोलते हैं, तो इन दोनों के पास अधिकार था कि वो सेपरेट आइटम्स पे बजट पे वोट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which among the following is considered to be the characteristic feature with seen with the DRDO's अग्नि फैमिली मिसाइल। DRDO के अग्नि फैमिली मिसाइल के संदर्भ में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपको बताना है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सही है। पहला है, इट इज़ ऑल द रेंजेस ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि इसमें सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स के रेंजेस है अग्नि फैमिली में। सेकंड है, इट इंक्लूड्स ब्रिज मिसाइल, यानी कि इसमें ब्रिज मिसाइल्स भी अवेलेबल हैं। इट हैज़ दी हॉट कैनिस्टर मिसाइल, इसमें हॉट कैनिस्टर मिसाइल्स भी अवेलेबल है। साथ ही जो चौथा है वो है, इट्स केपेबल टू परफॉर्म इंटरसेप्शन, यानी कि इंटरसेप्शन भी परफॉर्म कर सकती हैं। और लास्ट कैन कैरी मल्टीपल वॉरहेड्स, यानी इसमें कई सारे वॉरहेड कैरी हो सकता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उनका सही आंसर है 8, 2 और 5 ओनली, यानी 1, 3 और 4 गलत है। इसमें हॉट कैनिस्टर नहीं बल्कि कोल्ड कैनिस्टर है, और ये इंटरसेप्शन को परफॉर्म नहीं करता है। इट कुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म द इंटरसेप्शंस। और वहीं जो पहला वाला था कि कई सारे रेंजेस मिसाइल है, तो नहीं, इसमें काफ़ी स्मॉल रेंजेस हैं मिसाइल्स के, जैसे इसमें है मीडियम है, इंटरमीडिएट और इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज के मिसाइल ही अवेलेबल हैं इस अग्नि फैमिली में। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियाज फियरलेस मिसाइल। इंडिया के फियरलेस मिसाइल के संदर्भ में स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, इट्स द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अमेरिकाज फेमस टोमोहॉक मिसाइल, यानी कि अमेरिका की जो फेमस एक टोमोहॉक मिसाइल है उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। सेकंड है, इट्स केपेबल टू सप्लीमेंट द एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस मिसाइल इन थ्रेट एरिया, यानी कि ये ब्रह्मोस मिसाइल को मतलब उसका साथ दे सकता है किसी थ्रेट एरिया में, उसको सपोर्ट सिस्टम दे सकता है। तीसरा है, इट्स अ लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल विच कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, यानी कि ये एक लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डिप्लॉय किया जा सकता है। सॉरी, डेवलप्ड नहीं है, डिप्लॉयड है। फोर्थ है, इट्स केपेबल टू कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड विद टेरेन हगिंग प्रॉपर्टी, कहने का मतलब ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी कर सकता है टेरेन पे, यानी लैंड पे, लैंड को छूते हुए। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, 2, 3 और 4, पहला वाला गलत है। ये इसका मॉडिफाइड वर्जन नहीं बल्कि उसका आंसर है, यानी कि अमेरिका का जो टॉमहॉक मिसाइल है उसका और पाकिस्तान का जो बाबर मिसाइल है उसके जवाबदेही में इंडिया ने मिसाइल तैयार किया है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला है, इट इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम मेंट फॉर ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वर्कर। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, केंद्र सरकार का एक योजना है जिसमें ओल्ड एज लोगों के जो बूढ़े लोग हैं उनके मतलब सुरक्षा और सोशल सिक्योरिटीज़ यानी कि किसी भी तरीके की जो सोसाइटी से रिलेटेड सिक्योरिटीज़ हैं उन पे बेस्ड ऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए ये स्कीम लाया गया। ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्गेनाइज्ड वर्कर की बात कर रहा है स्टेटमेंट। सेकंड है, इट इज़ अ वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। ये वॉलेंट्री और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है अंडर विच द सब्सक्राइबर वुड रिसीव अ मिनिमम अस्योर्ड पेंशन ऑफ ₹3000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60। यानी कि एक खुद से कंट्रीब्यूशन करने वाला स्कीम है और इसमें जो सब्सक्राइबर होगा यानी जिसने इस योजना को जिसको लाभ मिलेगा उसको कम से कम 3000 रुपये प्रति महीने पेंशन मिलेगा। कब मिलेगा ये? तो जब वो 60 साल का हो जाएगा उसके बाद। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 2 ओनली। पहला वाला गलत है, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं बल्कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए स्कीम अवेलेबल है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला है, अ कमिटी हेडेड बाय इंजेति श्रीनिवास हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू करंट पॉलिसी ऑन CSR। यानी कि एक जो कमेटी है इसको हेड इंजेति श्रीनिवास कर रहे हैं और इसका काम है करंट पॉलिसी CSR पे यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो भी पॉलिसीज बन जा रही है उनको रिव्यू करना। सेकंड है, नेशनल CSR अवार्ड्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। यानी कि जो नेशनल CSR अवार्ड है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इसको इंस्टीट्यूट कर रहा है और रिकॉग्नाइज कर रहा है इनिशिएटिव टू रिकॉग्नाइज दी क्या करने के लिए, तो CSR के एरिया में इनिशिएटिव जो भी वहाँ पे लोग अपने तरफ से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं उसको प्रोत्साहन करने के लिए अवार्ड लाया गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर सी, बोथ 1 और 2 यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जियो इंजीनियरिंग मेथड्स कैन बी इन अ ग्लोबल वार्मिंग मिटिगेशन। कौन सा जियो इंजीनियरिंग मेथड है जो कि ग्लोबल वार्मिंग मिटिगेशन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के काम आता है। पहला है सीरस क्लाउड थिनिंग, सेकंड है मराइन क्लाउड ब्राइटनिंग, थर्ड है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन यानी कि जो आर्टिफिशियल बादल बनाए जाते हैं वो, और फोर्थ है स्पेस रिफ्लेक्टर्स। आपने हाल ही में सुना होगा कि चाइना एक तरह से स्पेस रिफ्लेक्टर बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें कई सारे कांच के टुकड़े लगाए जाएंगे ताकि जो एक सूर्य से रोशनी आ रही है उसका ज़्यादातर हिस्सा उसी मिरर की वजह से रिफ्लेक्ट बैक यानी कि वापस चला जाए। तो यही है स्पेस रिफ्लेक्टर मेथड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2, 3 एंड 4 यानी कि चारों स्टेटमेंट सही हैं। इसमें दिया कि जो हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स होती हैं यानी जो सबसे ऊंचे क्लाउड्स होती हैं वो बहुत थिन होती हैं यानी पतली और विस्पी यानी कि धुएं जैसी होती हैं। उनमें बहुत ज़्यादा मतलब कहने मतलब डेंस नहीं होता है, पतला होता है। तो वो ज़्यादातर सोलर रेडिएशन जो सूर्य से किरणें आती हैं उनको रिफ्लेक्ट बैक यानी कि वापस भेज नहीं पाता है स्पेस में, बल्कि उल्टा ही जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी वो सूर्य की किरणें जो धरती से टकरा के वापस जाती हैं उनको वो रोक लेता है, ट्रैप कर लेता है। सेकंड है स्पेस रिफ्लेक्टर टेक्नोलॉजीज लाइक जायंट मिरर्स इन स्पेस, जैसे कि बड़ा सा कोई मिरर स्पेस में लगा दिया होगा अम्ब्रेला की तरह, कैपेबल टू बिल्ड सनलाइट अवेट एंड कीप द प्लैनेट कूलर। और इसकी मदद से हम जो जैसे कि मैंने बताया कि इससे क्या होगा कि जितने भी सोलर रेडिएशंस आती हैं सूर्य से किरणें आती हैं वो वापस चली जाएंगी और हमारा धरती कंपेयर यानी कि पहले के मुकाबले देखा जाए तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। INDC के संदर्भ में स्टेटमेंट है। पहला है टू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाय 33 to 35% बाय 2030 एंड फ्रॉम 2005 लेवल।
यानी कि इसका काम है कि जो एमिशन इंटेंसिटी है उसको कम करना अपने जीडीपी के 33 से 35% तक, और वो कब तक करना है 2030 का। और ये लेवल कैसे, मतलब एक जो बेस कंसिडर होता है कि कितने 33% किस पे है, तो जो 2005 में जितना एमिशन होता था उसके बिहाफ पे ये कंसिडर होगा। यानी कि 2005 में अगर 100% है तो उसका 35% कम करने की बात 2030 तक की जा रही है। सेकेंड है, टू अचीव अबाउट 60% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज बाय 2030। कहने का मतलब है एक टारगेट रखा गया है कि 60% जो हमारी विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी पावर है, उसको इंस्टॉल किया जाएगा। और जो नॉन फॉसिल्स है, यानी कि वो चीज़ें जिनको, मतलब नॉन फॉसिल्स इन द सेंस कि पेट्रोलियम, कोल, ये सारी चीज़ें, इनके बिना ही हमें एनर्जी बनानी है। और ये हमारा टारगेट 2030 तक का रखा गया है। यानी कि हम 60% बिजली इन सोर्सेज से, नॉन फॉसिल सोर्सेज से बनाएंगे 2030 तक की। तो चलिए ये थर्ड स्टेटमेंट है, टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट थ्रू द एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030। कहने का मतलब जो कार्बन सिंक होता है, यानी वो कार्बन जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं उनको सिंक करना, या तो हम पानी में उसको ले जाएं या फिर हम ज़मीन में उसको दफना दें। तो वो 2.5 से 3 बिलियन टन का टारगेट रखा गया है, जिसको पूरा किया जाएगा एडिशनल फॉरेस्ट और ट्री कवर से बाय 2030। यानी कि अलग अतिरिक्त पेड़ पौधे जंगल लगा के और छोटे छोटे ट्री कवर बेसिकली होते हैं जैसे गार्डन वगैरह, शहरों में घर होती है तो 2-4 पेड़ लगाने हैं, या सड़कों के बीच में जो पेड़ लगते हैं उन्हीं को ट्री कवर कहा जाता है। तो उसमें ये सारी चीज़ों से हम इनको कम करेंगे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट INDC के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है C, 1 and 3 ओनली। सेकंड वाला गलत है। ये 60% नहीं 40% है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी राष्ट्रपति किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। सेकंड है, द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स ओनली, यानी कि जो चौथा शेड्यूल है हमारा संविधान का वो सिर्फ राज्यसभा के सीट एलोकेशन से, मतलब उसी से जुड़ी संबंधित विषय उसमें मौजूद है। और तीसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एम्पावर द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरेटरीज इन द लोकसभा, यानी संविधान ने पार्लियामेंट को ये पावर दिया है कि वो ये डिसाइड कर सके कि लोकसभा में यूनियन टेरेटरी से कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ये चूज़ करने का अधिकार हम लोग संविधान ने पार्लियामेंट को दिया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, 1 and 3 ओनली। फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज है। मतलब सिर्फ स्टेट के लिए नहीं है, यूनियन टेरेटरीज की भी बात की गई है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है। पहला है, ईच स्टेट इज allotted a number of seats in the Lok Sabha in such a manner that the ratio between that number and its population is the same for all state। कहने का मतलब हर राज्य को लोकसभा में जो सीट दी जाती है वो उसके पॉपुलेशन के रेशियो के बेसिस पे दी जाती है, यानी कितनी प्रतिशत जनसंख्या उसी के हिसाब से, मतलब उनको रेशियो निकाल के और उस हिसाब से सीट एलोकेट किया जाता है। सेकेंड है, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन सच अ मैनर दैट द रेशियो बिटवीन द population of each constituencies and the number of seat allotted to it is the same throughout the state। कहने मतलब राज्य को इस तरह से डिवाइड, मतलब बांटा जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज के तरह कि जो रेशियो है पॉपुलेशन का और हर कॉन्स्टिट्यूंसी का अलॉटेड है वो क्या हो, सेम हो पूरे राज्यों में, हर राज्यों में, अकेले किसी एक राज्य में ऐसा ना हो। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, नीदर 1 nor 2, यानी कि दोनों ही गलत है।
Each state is allotted a number of seats in the Lok Sabha in such a manner that the ratio between that number and its population is the same for all the state. The provision does not apply to a state having a population of less than 6 million. कहने का मतलब ये ऐसा तो है कि हर स्टेट के लिए पॉपुलेशन का रेशियो देखा जाता है, लेकिन ये उन राज्यों पर अप्लाई नहीं होता है जिन राज्यों की जनसंख्या 6 मिलियन से कम हो। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारा सिक्किम है। सेकेंड है, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन सच अ मैनर दैट द रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी of each constituencies and the member of the seat allotted to it is the same throughout the state। यानी कि इस तरह से टेरिटोरियल को बांटा जाता है कि उनकी जो पॉपुलेशन है हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज की और जो उनको सीट अलॉट हुआ है वो क्या हो, सेम हो। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। यानी राज्यसभा के मेंबरों की, जो भी उसमें मेंबर होते हैं राज्यसभा में, उनका जो टर्म है यानी कितने साल वो राज्यसभा के सदस्य रहेंगे, इसको संविधान हमारा फिक्स नहीं किया है। सेकंड है, प्रेसिडेंट इज ऑथोराइज टू डिसॉल्व द लोकसभा एट एनी टाइम इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर। यानी राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि 5 साल होने के पहले भी वो विधानसभा को भंग कर सकता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो डिसॉल्व कर सकता है, बट और एक चीज़ और है इसमें, बट नहीं, इट कैन नॉट बी चैलेंज यानी कोर्ट ऑफ लॉ, और इसके खिलाफ आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते। ये राष्ट्रपति का डिस्क्रिशनरी पावर है, इसके अलावा इनकी पावर किसी के पास नहीं होता ऐसा। सेकंड है, द पार्लियामेंट इन द RPA एक्ट प्रोवाइडेड दैट द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ सभा शैल बी 6 ईयर। तो कहना है मतलब संविधान में ऐसा मौजूद नहीं है कि 6 साल होता है, बल्कि ये जो 6 साल का टर्म चलता है कि राज्यसभा का जो भी सदस्य वो 6 साल होगा, ये RPA एक्ट में मौजूद है। तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ संविधान बोला है और ये आपको ये आंसर में है RPA एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा टेस्ट पेपर ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपको जो हमारा लास्ट टेस्ट पेपर था, GS टेस्ट पेपर 76, उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। आई होप आप सबने सही किया हो। क्वेश्चन था, हिमालयन माउंटेन रेंज आर नॉट अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यानी कि किस राज्य का हिमालयन माउंटेन रेंज पार्ट नहीं है, इनकी हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। जो हिमालय रेंज है ये 10 राज्यों में फैला हुआ है। तो ये भी फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने राज्यों में हमारा जो हिमालय है वो फैला हुआ है। तो चलिए इसी के साथ हम आज का यानी कि GS टेस्ट पेपर 77 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बायोडाइवर्सिटी को डिक्लाइन करता है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को धीरे धीरे ख़त्म करता है। पहला है जेनेटिक असिमिलेशन, सेकंड है कंट्रोलिंग असिमिलेशन, थर्ड है डिस्ट्रक्शंस ऑफ द हैबिटेट, और डी है कंट्रोलिंग पेस्ट। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को साथ ही साथ जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।